जो भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो एक्चुअल में लिटरेचर को समझने में काफी हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं। अगर हमने उसको समझ लिया तो वो हम लिटरेचर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चूंकि अगर आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी या कोई अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जिसमें लिटरेचर वाला पोर्शन पूछा जाता है, तो वहां पर लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच कुछ लोग समझते हैं कि वो लिटरेरी टर्म्स नहीं, फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है वो टॉपिक अलग होता है और लिटरेरी टर्म्स अलग होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिटरेरी टर्म्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वन बाय वन करके उसे टैकल करेंगे ताकि आपकी आने वाली जो आगामी परीक्षा है, एग्जाम है, उसमें आप अच्छे स्कोर कर पाए दोस्तों। तो चलिए, पहला लिटरेरी टर्म्स हम लोग समझेंगे कि एक्रोनिम क्या होता है। पहला लिटरेरी टर्म्स क्या लेंगे? एक्रोनिम। यानी एक्रोनिम क्या होता है, कुछ लोग जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आइए समझते हैं दोस्तों कि एक्रोनिम किसे कहा जाता है। पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे, फिर एग्जांपल वगैरह भी लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स आर कॉल्ड एक्रोनिम्स। क्या कहा जा रहा है एक्रोनिम की डेफिनेशन में, इसको समझते हैं कि वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर, यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड्स जो फॉर्म किया गया हो, यानी कि बनाया गया हो। फॉर्म का मतलब होता है बनाया गया है या बनाया गया था। कोई भी ऐसा वर्ड दोस्तों जो फॉर्म्ड किया गया है यानी बनाया गया है, कहां से? फ्रॉम द इनिशियल लेटर। इस पर गौर करेंगे दोस्तों, क्या लिखा हुआ? इनिशियल लेटर। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर, या आप कह सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड। यानी कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला लेटर होता है, उसी को क्या कहते हैं? इनिशियल लेटर कहा जाता है। कोई भी वर्ड, जैसे एक्शन लिखा हुआ है तो एक्शन में पहला लेटर, इनिशियल लेटर क्या होगा? ए होगा। दा लिखा हुआ तो इसका इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट लेटर क्या होगा? टी होगा। इन लिखा हुआ है तो इस वर्ड का इनिशियल लेटर यानी फर्स्ट लेटर क्या होगा? आई होगा। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी वर्ड, उसका जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, उसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियल लेटर, स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो एक्रोनिम क्या है दोस्तों? कोई भी ऐसा वर्ड जो फॉर्म्ड किया गया है यानी बनाया गया है फ्रॉम द इनिशियल लेटर। किससे बनाया गया है? इनिशियल लेटर से, स्टार्टिंग लेटर से, पहले लेटर से, ऑफ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के। दूसरे शब्दों के भाई, एक आपने 2-3 वर्ड्स ले लिया तो उन वर्ड्स का जो पहला पहला लेटर होगा आप उसको लेंगे तो निश्चित रूप से एक नया वर्ड बनेगा। और आपने 3-4 वर्ड पहले से लिया था तो वो अलग वर्ड हो जाएगा, और जो वर्ड बनेगा नया वाला वो अलग वर्ड हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जिसको हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, किससे? इनिशियल लेटर से, स्टार्टिंग लेटर से, ऑफ अदर वर्ड्स, किसी दूसरे वर्ड्स के, यानी कि कोई दूसरा वर्ड्स लिया जाता है, उसके इनिशियल लेटर को लेकर के नया वर्ड बनाते हैं, आर कॉल्ड एक्रोनिम्स। उसी को एक्रोनिम कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए एग्जांपल समझते हैं। यहां एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे AIDS, एड्स लिखा हुआ है, ATM, एटीएम लिखा हुआ, DM, डीएम लिखा हुआ है, IAS लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि जैसे एड्स लिखा हुआ है तो ये 4 वर्ड को मिला करके बनाया गया है। यानी इसमें देखिए, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों अक्वायर्ड जो लिखा हुआ है, अक्वायर्ड का पहला लेटर ए ले लिया गया, इम्यूनो का पहला लेटर आई ले लिया गया, डिफिशियंसी का पहला लेटर डी ले लिया गया, सिंड्रोम का पहला लेटर क्या ले लिया गया? यस ले लिया गया। और इस तरह से एक नया वर्ड आपने शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जिसे एड्स कहा जा रहा है। तो ये क्या बन गया? इसी को एक्रोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहा जाता है। एक्रोनिम का मतलब आप समझिए शॉर्ट फॉर्म ही है। एक्रोनिम का मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब जैसे एटीएम लिखा, ऑटोमेटिक, ए फॉर
क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक। ए स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक, टी स्टैंड फॉर ट्रेलिंग और एम स्टैंड फॉर मशीन। तो ऑटोमेटिक ट्रेलिंग मशीन या ट्रेलर मशीन जो लिखा हुआ है, तो दोस्तों ऑटोमेटिक का ए ले लिया गया है, ट्रेलर का टी ले लिया गया, मशीन का एम ले लिया गया और क्या बना दिया गया, एटीएम। यानी कि एटीएम में पहला लेटर आपने ए ले लिया, एटीएम यानी ऑटोमेटिक का ए ले लिया, ट्रेलर का टी ले लिया और एम का क्या ले लिया, मशीन का एम ले लिया। तो इस तरह से आपने जो तीन वर्ड थे उनका इनिशियल लेटर आपने लिया। कौन सा, इनिशियल लेटर, पहला लेटर लेकर के एक नया वर्ड आपने बना दिया। तो यही तो कहा जा रहा है कि वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर, यानी जो वर्ड फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, किससे, इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड, दूसरे शब्दों के। ठीक है, तो जैसे कोई तीन शब्द रहा होगा, इसमें चार शब्द रहा होगा, 4 वर्ड रहे होंगे। ठीक है, ADIS लिखा है, तो 4 वर्ड्स रहे होंगे, तो चारों का पहला पहला लेटर लेकर के एक नया वर्ड बना दिया गया, एड्स। ऐसे ही कोई 3 वर्ड रहा है, उस 3 वर्ड का पहला लेटर आपने क्या लिया, पहला पहला लेटर, तो क्या हो गया, ये आपका एटीएम बन गया। इसी तरह से डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर लिखा है तो डीएम बन गया, क्या बन गया दोस्तों, डीएम बन गया। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये आपका एक्रोनिम नहीं है, जो बनेगा वो एक्रोनिम होगा, जो शॉर्ट फॉर्म होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा, वो एक्रोनिम होगा। ऐसे ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दोस्तों लिखा हुआ है, तो इंडिया का क्या हो गया, आई हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव का ए हो गया और सर्विस का क्या हो गया, एस हो गया। तो इस तरह से 3 अलग अलग वर्ड का पहला लेटर लेकर के, इनिशियल लेटर लेकर के क्या बनाया गया, एक नया शॉर्ट लेटर बनाया गया, शॉर्ट वर्ड बनाया गया, जिसे क्या कहा जाएगा, एक्रोनिम कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एन एक्रोनिम, एक्रोनिम किसे कहते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा अब लेते हैं, एक्ट क्या होता है, सीन क्या होता है। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो टीजीटी के 2005 वाले पेपर में एक बार पूछा जा चुका है। देखिए दोस्तों, जब हम ड्रामा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ड्रामा पढ़ते हैं, जैसे कि आप टीजीटी और पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से विलियम शेक्सपियर को जानते ही होंगे। अब विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, जिसमें से माना जाता है कि उनके जो टोटल ड्रामा है कितने हैं, 37 है। अब 37 में जो इंपॉर्टेंट ड्रामा है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैकबेथ हो गया, या फिर हैमलेट हो गया, ठीक है, किंग लियर हो गया, ओथेलो हो गया, ये सब क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामे हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, तो जब हम कोई ड्रामा पढ़ते हैं तो ड्रामे में 2 बातें मेन होती हैं। पूरा ड्रामा जो होता है, स्पेशली अगर हम शेक्सपियर की बात करें, तो शेक्सपियर ने अपने ड्रामों को क्या किया है कि 5 एक्ट में, 5 एक्ट में डिवाइड किया है, यानी कि बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो जो मेजर पार्ट होता है, बड़ा वाला पार्ट होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपका एक्ट कहलाता है। और उस एक्ट में बिना कोई छेड़छाड़ किए हुए, ना तो समय में कोई परिवर्तन होता है, ना ही स्थान में कोई परिवर्तन होता है, बिना छेड़छाड़ के क्या किया जाता है, उसे और कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसे हम सीन बोलते हैं, क्या कहते हैं, सीन कहते हैं। तो जो हमारा ड्रामा होता है वो एक्ट में पहले बढ़ता है, फिर उसके बाद उसे कई सीन में बांट दिया जाता है। तो स्पेशली शेक्सपियर के जो ड्रामे हैं उसमें 5 एक्ट होते हैं। कितने एक्ट होते हैं, 5 एक्ट होते हैं, और हर एक्ट में अलग अलग सीन होते हैं दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि एक्ट क्या होता है और सीन क्या होता है। जनरली मैंने बता दिया। तो दोस्तों देखिए, एक्ट की और सीन की बात करें तो एक डेफिनेशन यहां पर आपको जो है लिखी गई है, और उसी चीज को आगे क्या किया गया, थोड़ा सा एक्सटेंड करके कि एक्ट को और समराइज करके कैसे किया जाएगा, या सीन क्या होता है, और शॉर्ट में कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है। दोस्तों ये कोई भी नाटक होगा, ड्रामा होगा या नॉवेल होगा, तो उसमें एक्ट होता है, सीन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लॉट होता है। तो इन शॉर्ट चलिए इसको समझते हैं दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो देखिए, एक्ट और सीन क्या है, एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन। जो एक्ट है दोस्तों, ये क्या है, एक मेजर डिवीजन कहा गया इसको। मेजर डिवीजन यानी जो मेन डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि मुख्य रूप से जो ड्रामा हमारा बटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं। किसके अंदर, इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। स्पेशली आप देखें
तो जो एक्शन ड्रामा होते हैं, ठीक है, एक्शन मूवीज होते हैं, एक्शन ड्रामा होते हैं, उसमें आप देखेंगे तो जो मेन पार्ट होता है डिवीजन का कि भाई इसे 5 भाग में बांटा गया है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो एक्ट कहलाता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ, एक्ट इज फर्दर डिवाइडेड, और ये जो एक्ट होता है दोस्तों ना, ये और आगे क्या करता है, जो ड्रामेटिस्ट होता है वो और आगे डिवाइडेड करता है इसे, किसमें, इनटू सीन्स, कह रहा सीन के अंदर डिवाइड कर देता है, यानी कि एक एक एक्ट को कई कई सीन में डिवाइड किया जाता है, कई दृश्यों में डिवाइड किया जाता है। आगे लिख रहा है कि इन अ सीन, और एक सीन में देयर इज नो चेंज ऑफ प्लेस, जब वो सीन में, यानी पहले तो एक्ट में बटा आपका ड्रामा, फिर उसके बाद वो सीन में डिवाइड हुआ, तो जब सीन में डिवाइड होगा तो नो चेंज ऑफ प्लेस, यानी जो लोकेल है, जो प्लेस है, वो कभी परिवर्तित नहीं किया जाता है, या उसमें कोई ब्रेक नहीं किया जाता है इन द कंटिन्यूटी ऑफ टाइम, यानी जो टाइम आपका दिखाया गया है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, वो अनवरत चलता ही रहता है, रेगुलर चलता ही रहता है, यानी कि ना तो कोई स्थान परिवर्तन उसमें किया जाता है और ना ही समय का कोई परिवर्तन किया जाता है, ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। देखिए दोस्तों, ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अलग अलग इंपॉर्टेंट राइटर्स के द्वारा ये एक्ट क्या है, सीन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्लॉट क्या है, इसे डिवाइड करके किया गया है, तो उसको थोड़ा से और एक्सटेंड करके मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एक्ट क्या है दोस्तों, वन ऑफ द मेन डिवीजन, यानी कि एक बेहतरीन, यानी कि एक मुख्य डिवीजन होता है, मेन डिवीजन, जैसे कि यहां लिखा हुआ मेजर डिवीजन है, या इसको आप मेन डिवीजन कह सकते हैं, किसका, किसी भी प्ले का, किसी भी ड्रामा का, यानी कि जो ड्रामा होता है उसका जो मेन डिवीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। लेकिन यही एक्ट जब आगे, यानी फर्दर डिवाइडेड इनटू सीन, तब वो क्या बन जाता है, सीन बन जाता है। सीन क्या है दोस्तों, अ डिवीजन विद नो चेंज ऑफ लोकेल, यानी कह रहा है कि जो आपका सीन है वो भी एक डिवीजन है, यानी जो एक्ट है वो आगे चल करके डिवाइड किया जाता है, लेकिन नो चेंज ऑफ लोकेल, लोकेल का मतलब होता है दोस्तों प्लेस, स्थान, यानी कि स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी एक्ट आपका जहां और जिस स्थान पर है वहीं पर रहेगा। इसी तरह से जो टाइम है, एब्रप्ट शिफ्ट ऑफ टाइम, यानी कि एब्रप्ट का मतलब होता है सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से उसके टाइम में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ना ही समय में कोई अचानक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, और ना ही उसका लोकेल चेंज होता है, उसका स्थान चेंज होता है, यानी कि जो जैसे था वैसे एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अगला लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ड्रामे के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी में मतलब होता है संघर्ष करना। अब ये संघर्ष क्या होता है, ये संघर्ष कितना इंपॉर्टेंट है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, यानी जो ड्रामे के अंदर अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, विरोधाभासी शक्तियां होती हैं, यानी कि विरोधी ताकतें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी जो ड्रामा होता है उनके अंदर क्या दिखाया जाता है कि विरोधी ताकतें होती हैं, जिसकी वजह से ड्रामा आगे बढ़ता ही रहता है। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका, किसी भी ड्रामे का। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि ये जो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं एक्चुअल में ये कितने पार्ट्स में देखे जा सकते हैं किसी नॉवेल के अंदर या किसी ड्रामे के अंदर। हम बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी जो अपोजिंग फोर्सेस होते हैं ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ये 4 पार्ट्स में होते हैं। पहला कौन सा है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि जो संघर्ष दिखाया गया, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, स्ट्रगल दिखाया गया है, एक्चुअल में ये इंटरनल, पहला कौन सा होता है, इंटरनल। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि देखिए कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं ड्रामा के अंदर या नॉवेल के अंदर जो अंदर ही अंदर उनके संघर्ष चलता रहता है, बाहर से देखने पर कुछ नहीं लगेगा। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हैमलेट का, तो हैमलेट को आप देखें, पढ़ें तो वहां पर क्या दिखाया गया है कि हैमलेट के फादर की डेथ के बाद जब वो वापस आता है डेनमार्क, तो वहां पर उसकी मां अपने ही देवर से, यानी कि जो हैमलेट के अंकल हैं उनसे क्या कर लेती है, शादी कर लेती हैं। अब ये शादी इतनी जल्दी होती है कि वो सारी चीजें देख करके
कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके साथ साथ जो है रात में हैमलेट के पिता का घोस्ट भी दिखाई पड़ता है, उसका भूत दिखाई पड़ता है। तो वो उसे यानी कि हैमलेट को, अपने बेटे को क्या क्या करता है, सारी बातें बताता है, जिससे उसके मन में एक अंतर्द्वंद, एक स्ट्रगल चलने लगता है। अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे ही लोग हैं जो हमें जो है बेवकूफ बना रहे हैं। अब वो बदला लेना चाहता है। किससे बदला लेना चाहता है? अपने चाचा से, अपनी मां से। लेकिन अब ये दोनों क्या है, ब्लड रिलेटेड है, यानी कि खून के रिश्ते हैं, जिसकी वजह से उसके मन में क्या चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, जिसे वो क्रॉस करने की, यानी जिस पर वो विन करने की कोशिश करता है, जिस पर वो अपना काबू करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। दोस्तों हम लोग जब हैमलेट वाला पोर्शन लेंगे तो वहां पर और डिटेल इसको बताया जाएगा। ये तो रेफरेंस के तौर पर आपको बता दिया जा रहा है ताकि चीजें समझ में आ जाए। फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, वो बाहर की शक्तियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए दिखता है। उसके बाद तीसरा है कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर। अब देखिए, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, खासतौर से उसमें एक बैड कैरेक्टर होता है और एक गुड कैरेक्टर होता है, जिसको हम हीरो और विलेन कहते हैं। यानी हीरो आपका गुड कैरेक्टर हो गया, विलेन आपका जो है बैड कैरेक्टर हो गया। तो उन दोनों कैरेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच में क्या दिखाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, संघर्ष दिखाया जाता है। दोस्तों अब लास्ट वन क्या है, कैरेक्टर वर्सेस सर्कमस्टांसेस। और कभी कभी जो है कैरेक्टर और सर्कमस्टांसेस के बीच में, यानी जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो संघर्ष करते हुए किससे दिखता है, अपने सर्कमस्टांसेस से, अपने आसपास की चीजों से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ता है। वहां का जो एलिमेंट है, वहां का जो माहौल है, वहां की और सारी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, उससे संघर्ष करते हुए, कॉन्फ्लिक्ट करते हुए दिखता है। तो दोस्तों ये जो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर अपोजिंग फोर्सेस ना हो, ये विरोधी ताकतें ना हो किसी भी ड्रामा के अंदर, किसी भी नॉवेल के अंदर, तो वो जो हमारा ड्रामा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन पाएगा, लोगों को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए जो हमारा ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट है, वो या नॉवेलिस्ट है, इन अपोजिंग फोर्सेस को जितना बेहतरीन दे पाता है, उतना देने की कोशिश करता है, ताकि उसका ड्रामा बहुत ही अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो, लोगों के दिलों तक वो बात पहुंच पाए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, यहां पर देखिए सीक्वेंस, प्लॉट की बात करें कि अंतिम क्या है, हमारा प्लॉट है। तो प्लॉट क्या होता है दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कोई भी घटना, कोई भी गतिविधि इन अ लिटरेरी वर्क, यानी जो लिटरेरी वर्क है, अर्थात चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो ड्रामा हो, या कोई और लिटरेरी वर्क हो, उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि घटनाओं का जो सीरियल है, घटनाओं का जो क्रम है, उसे क्या कहा गया है, प्लॉट कहा गया। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे एक ड्रामा होता है, उसमें कई कई स्टोरी होती है, तो छोटी छोटी स्टोरियों का एक संग्रह मिलकर के एक बड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। तो वो छोटी छोटी जो स्टोरी होती है दोस्तों, उन्हीं को प्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है। और ये अलग अलग स्टोरीज जो होती हैं, इस तरह से ड्रामेटिस्ट के द्वारा इस तरह से उसको इंटरवोवन की जाती है, इस तरह से गुथी और बुनी जाती है कि लगता ही नहीं कि ये इस ड्रामे का कोई अलग पार्ट है, लगता है कि ये एक्चुअल में उसी ड्रामे का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अटूट हिस्सा है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी जो स्टोरीज होती हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे सीक्वेंस होते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्लॉट कहा जाता है, किसी भी नाटक के अंदर, ड्रामे के अंदर, या किसी भी नॉवेल के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि एक्रोनिम क्या होता है, एक्ट और सीन क्या होता है, एक्ट क्या है, सीन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्लॉट क्या है। मैं ए से शुरू होने वाले अभी मैंने लिया है। एक्चुअल में एक्ट और सीन को डिवाइड किया गया था, इसलिए थोड़े से उसके पार्ट को जो है थोड़ा से सी और पी के रूप में आप देख पा रहे होंगे, बट
ए से जितने भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स होंगे मेरी कोशिश यही होगी कि 2-3 दिनों के अंदर उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। बस उन लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो नए हो चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपको बताना है कि यह सेशन कैसा लगा। आप लोग कंजूसी करते रहते, बताते नहीं, प्लीज आप जरूर बताइए कमेंट करके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और साथ साथ अपने इस वीडियो में क्या मुझे सुधार करना है, क्या बातें आप लोगों को और अपीलिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें जब आप बताएंगे तभी मैं आपको और इंप्रूव करके देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से जो है आज का सेशन यहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।